गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। आज की हमारी क्लास में जो चर्चा का विषय है वह है विधि आयोग एवं राजद्रोह कानून। इन दोनों ये चर्चा में चल रहा है। विधि आयोग राजद्रोह पर, जो कि 153 साल पुराना कानून है, तो विधि आयोग राजद्रोह पर 153 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को बरकरार रखने की सिफारिश करता है और साथ ही यह भी सुझाव देता है कि 124A में, जो कि आईपीसी की धारा 124A में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। ओके, इसके साथ ही विधि आयोग का यह भी कहना है कि राजद्रोह का औपनिवेशिक विरासत होना, इसके निरसन का एक वैध आधार नहीं है। तो इन सब आधार नहीं है और राजद्रोह के बरकरार रखने की यह सिफारिश भी करता है। तो ये है आज हमारी चर्चा का जो विषय बना हुआ है। सिफारिश करता है तो उसके पीछे क्या आधार है, क्यों करता है, विधि आयोग क्या है, राजद्रोह कानून क्या है। आइए इस पे थोड़ा हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, देखते हैं। चलिए, भारत का विधि आयोग, पहले तो परिचय देख लें कि विधि आयोग आखिर है क्या। तो भारतीय विधि आयोग ना तो एक संवैधानिक निकाय है, ना तो यह एक संवैधानिक निकाय है और ना तो यह एक वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख क्या कार्य है? कानूनी सुधार हेतु कार्य करना। कानूनी सुधारों में जो कानून में अगर किस तरह के सुधार चाहिए तो उसके लिए इसको कार्य करना है। आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिए होता है। ओके, और यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए परामर्शदाता निकाय के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार यहाँ जो आप रेड से जो थोड़ा हाईलाइट जो वर्ड देख रहे हैं, ना कि संवैधानिक है ना वैधानिक है, यह आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटी सेक्शन से। और दूसरी चीज यह इसमें हो सकता है मेंस में भी इसको थोड़ा जोड़ करके पूछ ले आप लोगों से। ओके, चलिए अब थोड़ा और देख लेते हैं, इसके परिचय में और देख लेते हैं क्या है कि इसके सदस्य जो हैं विधि आयोग के, मुख्यतः कानून विशेषज्ञ होते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। पहला विधि आयोग ये तो स्वतंत्र भारत का था जो कि 1955 में गठित हुआ, लेकिन पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान, और जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले ने। ओके, ठीक है। अब भारत का जो विधि आयोग है वर्तमान में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, ओके, हाईकोर्ट के रिटायर्ड कौन है? मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर कि यह राजद्रोह जो कानून है, सेडिशन लॉ, आखिर है क्या। आईपीसी की धारा 124A जो कि राजद्रोह को परिभाषित करता है, तो 124A में राजद्रोह कानून क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों का या संविधान का अपमान करता है या फिर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है या सरकार विरोधी सामग्री बोलता है, लिखता है या अन्य लोगों को उकसाता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। ये किसमें है? ये आपकी धारा, या आप बोल सकते हैं आईपीसी की धारा 124A जो कि राजद्रोह को परिभाषित करता है। इसके साथ ही साथ एक मुद्दा ऐसा आया भी था इन 1962 में, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, सरकार पर टिप्पणी राजद्रोह नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं कि सरकार पर टिप्पणी राजद्रोह नहीं है तो उसके क्या प्रावधान है, कौन से वो स्थिति होगी जब सरकार पर टिप्पणी करने पर भी राजद्रोह नहीं लगाया जाएगा। देखते हैं क्या है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के वाद में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी
थी कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर कमेंट करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो, व्यक्ति ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद हो। आयोग ने कानून मंत्रालय को अपना रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि भारत के आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा है और नागरिकों की सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसमें आगे कहा गया कि सोशल मीडिया भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने, सोशल मीडिया जो है भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने और सरकार को नफरत की गिरफ्त में लाने में अधिक प्रसार की भूमिका निभा रहा है। कौन? तो सोशल मीडिया। तो कई दफा तो विदेशी ताकतों की मदद भी कर रहा है। इन सब की वजह से धारा 124A का होना और भी जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सरकार पे किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करते हो और उससे अगर किसी भी प्रकार की कोई नफरत नहीं फैल रही है, कोई हिंसा नहीं फैल रहा है, कोई विद्रोह नहीं हो रहा है, तो वहां तक तो सही है। लेकिन आपके किसी ऐसे वाक्य से, किसी आपके कृत्य से अगर हिंसा भड़क रही है और अगर पूरा माहौल में पूरा वातावरण अगर ये उससे हिंसा फैल रहा है, कहीं पर विद्रोह उठ रहा है, तो वहां पर आपको राजद्रोह का जो मामला है वो क्या होगा, वहां पे लगा दिया जाएगा। तो कई दफा तो विदेशी ताकतों की मदद भी कर रहा है। इन सब की वजह से क्या है, विधि आयोग को कहना है कि नहीं, 124A का होना और भी जरूरी है। इसे हम पूरी तरीके से निरस्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसने सुझाव दिया कि नहीं, इसको बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर ये 153 साल पुराना है और औपनिवेशिक विरासत का है तो इसे हम इस आधार पर, इसका निरसन होने का आधार ये कोई वैध नहीं है। इसका एक वैध आधार होना चाहिए ना कि किस आधार पर आप इसे हटा रहे हो। नहीं, अगर इस तरह से कोई भी हिंसा भड़क रही है, कहीं पर कोई असंवैधानिक कृत्य हो रहे हैं, तो वहां उसे रोकने के लिए ये 124 जो धारा है राजद्रोह कानून जो है वहां लगाना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में फाइनली क्या होता है कि राजद्रोह कानून को बनाए रखने की भारतीय विधि आयोग ने सिफारिश की है। यही आपका मुद्दा जो है अभी इन दोनों चल रहा है कि क्या राजद्रोह कानून को रखना चाहिए या नहीं। तो विधि आयोग ने सिफारिश किया कि नहीं, इसे क्या है, रखना चाहिए। इसकी सिफारिश ये सुझाव दिया है कि नहीं, इस कानून को बरकरार रखें। हाँ, इसके साथ ये है कि जो इसे परिभाषित करता है, यानी आईपीसी की धारा 124A जो इसे परिभाषित करता है, उसमें कुछ और संशोधन की जरूरत है। जैसे विधि आयोग, इसमें अभी 3 साल की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास या 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो विधि आयोग का कहना है कि नहीं, इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कुछ इसमें चेंजेस, कुछ इसमें बदलाव करके, कुछ संशोधन करके आप 124A को बना करके रखें, ठीक है। अब इसमें आप लोगों का क्या सुझाव होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर, अगर इस प्रकार से कोई और इश्यूज आएगा जहां मुझे लगेगा कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैं ऐसे ही फिर कुछ मुद्दों के साथ फिर आप लोगों की क्लास को जरूर लूंगी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, वन मोर थिंग, ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।